चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से आपके फेवरेट शो बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और एपिसोड के साथ, जहाँ सबसे पहले आपको हम ले चलेंगे एक वॉयज पर, समुद्र के एडवेंचरस सफर पर। तो तैयार है ना आप इस वॉयज के लिए? क्या हुआ, आप ये तो नहीं सोच रहे कि हर तरफ बाढ़ और तूफान आ रहा है और मैं ऐसे में आपको समुद्र के सफर पर ले जाने की बात कर रही हूँ? तो घबराइए नहीं दोस्तों, आपकी सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने जा रहे हैं हम तो बस आपको एक ऐतिहासिक सफर के बारे में बताने वाले हैं, जो इतिहास में द कॉन्टिकी राफ्ट एक्सपीडिशन के नाम से दर्ज है। ये वॉयज सिर्फ एक आम समुद्री यात्रा नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वजह थी। वजह ये थी कि 1940 के दशक में मशहूर नॉर्वे के एक्सप्लोरर एंड राइटर थॉर हेयरडाल का मानना था कि लगभग 200 साल पहले पॉलिनेशियन द्वीपों पर लोग साउथ अमेरिका से आए थे और वहीं पर आकर बस गए। लेकिन बाकी लोगों ने थॉर की इस बात को सिरे से नकार दिया और कहा कि आज से 200 साल पहले इतनी लंबी समुद्री यात्रा कर पाना नामुमकिन था, क्योंकि उस वक्त ना तो वहाँ पर कोई एडवांस जहाज होते थे और ना ही कोई तकनीक जो वहाँ तक की समुद्री यात्रा को संभव कर सके। लेकिन अपने विश्वास के पक्के थॉर ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए ठीक वैसी ही यात्रा करने की ठानी जैसे कई सौ साल पहले लोग किया करते थे, यानी कि लकड़ी के बेड़ों से। For the first time in hundreds of years, the bearded face of Kon-Tiki, the sun god, was revealed. Dahl was convinced that South American Indians could have reached Polynesia on balsa wood rafts. Now he was about to test this controversial theory. Crossing the Pacific for 5,000 miles, I will prove that Peruvians were the first to settle Polynesia. थॉर ने इसके लिए बालसा लकड़ी का एक 45 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा बेड़ा तैयार किया और उस बेड़े यानी राफ्ट को नाम दिया कॉन्टिकी, जिसका मतलब होता है सूर्य देवता, और अपने 5 साथियों के साथ निकल पड़े सभ्यता और समय से रूबरू होने। वैसे इस वॉयज में उनके पास सिर्फ राफ्ट ही पुराने तरीके का नहीं था, बल्कि उस पर सुविधाओं के नाम पर एक रेडियो, 350 लीटर पानी और खाने के लिए कुछ फल ही थे। थॉर और उनके साथियों ने ये सफर पेरू से 28 अप्रैल 1947 को शुरू किया और निकल पड़े पॉलिनेशिया के द्वीपों के लिए। 3,770 नॉटिकल माइल यानी कि लगभग 6,700 किलोमीटर के इस सफर को पूरा करने के लिए थॉर ने 101 दिन का लक्ष्य तय किया और उन्होंने अपने इस लक्ष्य को अपने निर्धारित समय पर ही पूरा किया, यानी कि आज ही के दिन 7 अगस्त 1947 को रारोया द्वीप पर अपने इस सफर को खत्म किया और दुनिया को वो कर दिखाया जिसके बारे में किसी ने शायद सोचा भी नहीं था। वैसे दोस्तों, हमारे देश की सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आज से तकरीबन 5,000 साल पुरानी है, में भी दुनिया भर की सभ्यताओं की चीजें मिली हैं, जो इशारा करती हैं कि इस प्रकार के हजारों मीलों के समुद्री सफर आज से 5,000 साल पहले भी हुआ करते थे। वैसे आपको इस कॉन्टिकी राफ्ट एक्सपीडिशन के सफर को और भी करीब से महसूस करना है तो थॉर हेयरडाल के द्वारा उनके इस एडवेंचरस वॉयज पर लिखी किताब द कॉन्टिकी एक्सपीडिशन बाय राफ्ट अक्रॉस द साउथ सीज पढ़िए, या फिर कॉन्टिकी राफ्ट पर बनी फिल्म कॉन्टिकी देखिए, जिसको ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया।
कॉन्टिकी के इस अनूठे सफर के बाद अपने शो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनको हिंदुस्तान में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंकोम्बू सांबा सिवन स्वामीनाथन जी की, यानी MS स्वामीनाथन जी की। आज ही के दिन साल 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम शहर में वहाँ के जाने माने सर्जन डॉक्टर MK सांबा सिवन के घर इस महान साइंटिस्ट का जन्म हुआ। सिर्फ 11 साल की उम्र में उनके सर से पिता का साया उठ गया और उनकी परवरिश की जिम्मेदारी उनके चाचा ने ले ली। शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल स्वामीनाथन जी ने तमिलनाडु के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से बैचलर की डिग्री लेने के साथ ही ये निश्चय किया कि वो कृषि के क्षेत्र में ही अपना भविष्य बनाएंगे। उनकी पढ़ाई के दौरान ही, यानी कि साल 1944 के आसपास, एक तरफ जहां पूरे देश में स्वाधीनता की लहर थी, वहीं दूसरी तरफ हमारा देश एक और परेशानी से जूझ रहा था, और वो परेशानी थी भुखमरी की। बंगाल में उस साल लगभग 3 लाख लोग भुखमरी के शिकार हो गए। बंगाल की इस घटना ने युवा स्वामीनाथन जी के मन में कृषि को लेकर किए उनके फैसले को और भी दृढ़ कर दिया। 1947 में ब्रिटिश राज तो खत्म हो गया, लेकिन देश में भुखमरी ने अभी भी अपने पैर पसारे हुए थे। इस भुखमरी के खिलाफ जंग छेड़ी युवा MS स्वामीनाथन जी ने। इसके लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली आ गए और यहाँ उन्होंने प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में मास्टर की डिग्री हासिल की। वैसे आपको पता है दोस्तों, स्वामीनाथन जी ने सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स भी क्वालिफाई किए और बतौर IPS उनका सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन उनके दिमाग में किसान का खेत ज्यादा अहमियत रखता था। सो वो यूनेस्को की फेलोशिप लेकर पोटैटो जेनेटिक्स की पढ़ाई के लिए नेदरलैंड्स चले गए और यहाँ से शुरू हुआ खेतों को और किसानों को और भी बेहतर और उपयोगी बनाने का स्वामीनाथन जी की कोशिशों का सफर। MS स्वामीनाथन ने गेहूं की खेती को लेकर कई प्रयोग किए, जिनसे न सिर्फ ज्यादा तादाद में फसल पैदा हो सके, बल्कि गेहूं की कई ऐसी नस्लें भी डेवलप की जा सके जो कि हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद हो। इसके लिए उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का नया रास्ता दिखाया। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, आइए खुद स्वामीनाथन जी से ही सुनते हैं। I made an analysis in 1968 before the term green revolution was coined. What are all the likely repercussions by overdrawing the water, by excessive use of pesticide? I gave a lecture at the Science Congress in Varanasi on January 4th, 1968 on this topic. Then I thought we should coin a term which expresses how ecological principles or environmental principles can be married with technology, mainstreaming ecology with technology development and dissemination. So I coined the term evergreen revolution. Evergreen revolution means increase in productivity in perpetuity without associated ecological or social harm. And the aim was to develop new varieties of wheat or new varieties of rice which can respond to irrigation and to good soil fertility. Because our first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, when we became independent, he said, everything else can wait but not agriculture. Then he promoted more scientific research. A large number of new institutions were developed. Agricultural universities were developed. डॉक्टर स्वामीनाथन के इस ग्रीन रेवोल्यूशन का देश के किसानों को काफी फायदा हुआ और उनके इस योगदान के लिए उन्हें कई सम्मानों से भी सम्मानित किया गया, जिसमें 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण शामिल हैं। इन सब के अलावा साल 1987 में उन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज से भी नवाजा गया और तो और उन्हें टाइम्स मैगजीन की तरफ से 1999 में एशिया के सदी के 20 सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में शामिल किया गया। इसमें डॉक्टर स्वामीनाथन जी के अलावा महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान लोग भी शामिल थे।
आज सोना उगलने वाली हमारी धरती के इस महान लाल को उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ और साथ ही साथ ये खूबसूरत गाना भी। ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी के बाद अब बात एक ऐसी हस्ती की जिन्होंने हालात को कभी भी विचारों के आगे नहीं आने दिया और सारी जिंदगी अमन और शांति का पाठ पढ़ाते रहे। हम बात कर रहे हैं 1950 के नोबेल प्राइज विजेता राल्फ जॉनसन बंच की, जिनकी आज जयंती है। अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में एक नाई के घर इस महान शांति दूत का जन्म हुआ। स्कूल में ब्रिलियंट स्टूडेंट की लिस्ट में सबसे आगे रहने वाले राल्फ ने आगे चलकर पहले कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। राल्फ किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले अफ्रीकन अमेरिकन थे और शायद बहुत कम लोगों को ये पता हो कि अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। ऐसा उससे पहले कभी नहीं हुआ था। अपने इन्हीं अनुभवों पर राल्फ ने एक किताब भी लिखी, वर्ल्ड व्यू ऑफ रेस, जो कि 1936 में पब्लिश हुई। वैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और राल्फ का रिश्ता काफी लंबा था। लगभग 30 साल राल्फ ने वहाँ पढ़ाया, यानी कि हम कह सकते हैं कि राल्फ ने कुछ लोगों को ही नहीं बल्कि कई पीढ़ियों को पढ़ाया है। राल्फ एक तरफ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके दिल में अमेरिका में मौजूद नक्सलवाद और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को लेकर काफी बेचैनी थी। अपनी इस बेचैनी को उन्होंने कुछ इस तरह से व्यक्त किया। दोस्तों, राल्फ ने दुनिया भर के लोगों को बराबरी का हक और शांति का माहौल देना मानो अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। शायद इसीलिए उन्हें अपने देश की कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी गईं, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उनकी सोशल रिसर्च के लिए किए गए काम हो या 1963 में यूनाइटेड नेशन के गठन में उनका योगदान हो। Full peace will soon be restored to the Holy Land. Because how can it be otherwise? Israel needs peace, Palestine needs peace, the Arab world needs peace, and the United Nations demands peace. Peace, I am sure, will reign in Palestine. राल्फ के सबसे अहम कामों में से है उनका फिलिस्तीन और अमेरिका के बीच शांति स्थापित करने के लिए मीडिएटर बनना। आइए आपको राल्फ का वो स्टेटमेंट सुनवाते हैं जो उन्होंने अपनी फिलिस्तीन की यात्रा से वापस आने के बाद दिया था। This has been, from beginning to end, a United Nations effort. We have had a fine team out there. I have had the fullest possible support from headquarters, from the Secretary General of the United Nations. अपने इसी काम के लिए उन्हें शांति का नोबेल प्राइज मिला था और राल्फ पहले ऐसे अश्वेत थे जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। दुनिया भर में सिविल राइट मूवमेंट की नींव रखने वाले और शांति का संदेश देने वाले राल्फ जॉनसन बंच को हमारा सलाम। Born to be remembered.
बी रिमेम्बर्ड में अब बात मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट लुइस सैमोर बजेट लीकी की, जिनका आज ही के दिन यानी 7 अगस्त को जन्म हुआ। सन 1903 में एक ब्रिटिश मिशनरीज में काम करने वाले हैरी बजेट लीकी के घर लुइस ने अपनी आंखें खोली। लुइस के जन्म के कुछ दिनों बाद ही उनका परिवार ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका यानी कि आज के कीनिया में आकर बस गया। कीनिया के खूबसूरत जंगलों का असर लुइस पर कुछ इस तरह हुआ कि वो कभी इससे दूर ही नहीं हो पाए। हालांकि कई बार उनके परिवार ने पूरी कोशिश की कि इन सब से दूर आम ब्रिटिश लड़के की तरह उन्हें पढ़ाया जाए, लेकिन सारी कोशिशें बेकार हो गई। पता है दोस्तों, बचपन से लुइस को जानवरों से इतना प्यार था कि उन्होंने बचपन में इतने सारे जानवर पाल लिए थे कि बाद में उन्हें एक जू ही शुरू करना पड़ा। अपने बचपन के ही दौरान उन्हें अफ्रीका के सबसे पहले क्यूरेटर आर्थर लवरेज के बारे में पता चला, जिन्होंने नैरोबी में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम बनाया था, और यहीं से शायद उनके लिए भी एक नया रास्ता खुल गया अपने प्रकृति और इतिहास को संजोने का। इसके लिए उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट बनने का फैसला किया। आर्कियोलॉजिस्ट बनने के साथ ही लुइस ने शुरू किया एक प्रोजेक्ट, जिसमें इंसान नहीं बल्कि जानवरों के इतिहास और उनके अस्तित्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी थी। इसमें सबसे पहले उनके एक साथी C.W. हॉबली ने बताया कि ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री डायनासोर के अवशेषों यानी कि फॉसिल्स को खोजने का एक अभियान जर्मन ईस्ट अफ्रीका में शुरू कर रही है। ये सुनते ही लुइस ने फटाफट इसके लिए अप्लाई कर दिया और उनका इसमें सिलेक्शन भी हो गया। इसके साथ ही सन 1924 को लुइस और उनके साथी हॉबली निकल पड़े अपने इस नए सफर के लिए। आर्कियोलॉजी के साथ साथ लुइस की रुचि एंथ्रोपोलॉजी में बढ़ने लगी। इसीलिए अपने पहले प्रोजेक्ट से वापस आते ही उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में दाखिला ले लिया। वक्त के साथ साथ लुइस और उनके जानवरों और उनके इतिहास को लेकर प्यार और भी गहराता गया, और यही प्यार उनकी पहचान बन गया, जो उन्हें उनके न रहने के कई सालों बाद भी जिंदा रखे हुए है। ह्यूमन एवोल्यूशन को दुनिया के सामने नए ढंग से रखने वाले लुइस सैमोर को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। चलिए दोस्तों, अब जंगल से आपको लिए चलते हैं संस्कृति और साहित्य की दुनिया में, जहां आज जन्मदिन है जाने माने लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। 7 अगस्त 1904 को उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव खेड़ा में जन्मे डॉक्टर वासुदेव जी को शुरू से ही धर्म और उनके पुराणों में रुचि थी। कहा जाता है जब बच्चे खेल कूद में अपना वक्त बिताते हैं, उस उम्र में उन्हें विष्णु सहस्त्र नाम मुँह जवानी याद था। डॉक्टर वासुदेव जी इसकी वजह उनके दादाजी का साथ मानते थे, क्योंकि उनके पिता गांव से बहुत दूर लखनऊ में सरकारी मुलाजिम थे, जिसके चलते उन्हें अपने दादाजी के साथ रहना पड़ता था। शायद उनके दादाजी का यही साथ उनको धर्म के रास्ते पर ले गया, लेकिन गांव में सीमित साधन होने की वजह से उन्हें अपनी आगे की पढ़ाई के लिए उनके पिता के पास लखनऊ भेज दिया गया। यहाँ अमीनाबाद हाई स्कूल में उनका दाखिला करा दिया गया। दोस्तों, जगह तो वासुदेव जी के लिए बदल गई, लेकिन उनकी वैदिक संस्कृति को लेकर रुचि नहीं बदली और उन्होंने अपनी इस रुचि को कविता का रूप देना शुरू कर दिया। ये उस समय की बात है जब पूरे देश में असहयोग आंदोलन जोरों पर था और स्वाधीनता की इस लड़ाई में डॉक्टर वासुदेव जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आजादी की लड़ाई के चलते उन्हें अपना कॉलेज भी छोड़ना पड़ा, लेकिन हाँ, धर्म, पुराण और धार्मिक महाकाव्यों की पढ़ाई उन्होंने जारी रखी और इन विषयों पर उन्होंने लेक्चर देना भी शुरू कर दिया।
युवा डॉक्टर वासुदेव जी के अपने धर्म और संस्कृति को लेकर इस रुझान से प्रभावित होकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी और शिक्षाविद महामना मदन मोहन मालवीय ने उन्हें हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए सलाह दी। विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री लेने के बाद वो वापस लखनऊ आ गए और यहाँ उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में इतिहास की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। इन सब के बीच डॉक्टर वासुदेव जी की धर्म, साहित्य की पढ़ाई और स्वाधीनता की लड़ाई जारी रही। इसी दौरान वो हिंदू महासभा के जाने माने नेता लाला हरशरण दास की बेटी विद्यावती देवी के साथ शादी के बंधन में बंध गए। हमेशा सादगी से अपनी जिंदगी जीने वाले डॉक्टर वासुदेव जी ने देश के युवाओं को पढ़ाना शुरू किया और अपनी पहली किताब उरु ज्योति प्रकाशित की। इसके बाद भरत सावित्री, मार्कंडेय पुराण, एक सांस्कृतिक अध्ययन जैसी कई किताबें लिखी, जिनका मकसद आम भाषा में लोगों तक धर्म को पहुंचाना था। उनके कामों से एक तरफ जहां देश के आम लोग प्रभावित थे, वहीं देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी डॉक्टर वासुदेव के ज्ञान की ज्योति से अछूते नहीं रहे। अपने काम को हमेशा सर्वोपरि मानने वाले डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी अपनी सेहत को भी नजरअंदाज करते गए और आखिरकार 26 जुलाई 1966 को वो इस दुनिया से चल बसे। उस समय वो जानी मानी पत्रिका सरस्वती के संपादक थे। आज धर्म, साहित्य और संस्कृति को अपने ज्ञान से सींचने वाले महान डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल को उनकी जयंती पर हमारी तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि। दोस्तों, उम्मीद है कि हर रोज की तरह आपको आज का हमारा ये एपिसोड भी पसंद आया होगा। तो आपका हमारा साथ और आगे बढ़ाने के लिए हम कल फिर हाजिर होंगे। फिलहाल अपनी दोस्त को दीजिए इजाजत। बाय बाय। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।